कल हम लोगों ने किया था, कॉन्ट्रैक्ट यदि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में बना है तो थर्ड पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज गॉट नो राइट टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो दिस इज नोन एज डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है वो ही एक दूसरे के खिलाफ केस कर सकते हैं, कोई और थर्ड पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता है। तो इस डॉक्ट्रीन के कुछ मतलब स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट सू, इसको कैसे भी बोला जाता है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट सू। तो आज हम इस डॉक्ट्रीन के एक्सेप्शंस देख रहे हैं, जहां पर भले ही मिस्टर जेड जो है वो ही इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, बट ही कैन एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस खुद या तो लॉ में या फिर डिसाइडेड केसेस में या फिर डिसाइडेड केसेस के थ्रू ये 5-6 सिचुएशंस ऐसी बताई गई हैं जहां पर थर्ड पार्टी कैन एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। आइए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट और चार्ज। देखो आपने पुरानी 80s और 90s की कभी हिंदी मूवीज, बॉलीवुड मूवीज चल रही होती हैं, आप मतलब देर आर मेनी गुड चांसेस आप यू आर पासिंग नियर बाय घर में दादाजी या कोई पुराने या मम्मी पापा बैठे हैं वो 80s और 90s की मूवी देख रहे हैं। तो 80s और 90s की मूवी में एक सीन बड़ा फेमस हुआ करता था। क्या सीन फेमस हुआ करता था? दैट एक फादर है, एक सन है, ठीक है। फादर को हो गया कैंसर, कैंसर हो गया, उसको पता पड़ा वो मरने वाला है। तो फादर ने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया अपने फ्रेंड को। उस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया। ट्रस्टी कौन होता है? जो उस ट्रस्ट में जो भी चीज होती है उसको मैनेज करता है, ठीक है। उस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया अपने फ्रेंड को, और उसके साथ में क्या अरेंजमेंट किया कि जब मेरा बच्चा 21 साल का हो जाए तो मेरी सारी प्रॉपर्टी आप उसको हैंड ओवर कर देना। तब तक आप उस ट्रस्ट, मतलब जो ट्रस्ट मैंने बनाया और मेरी प्रॉपर्टी उसमें डाल रहा हूं और आपको ट्रस्टी बना रहा हूं, आप उसकी देख रेख करना। और जब भी मेरा बच्चा 8 साल का है, जब वो 21 साल का हो जाए, तब सारी प्रॉपर्टी उसको हैंड ओवर कर देना। अरेंजमेंट समझ में आ गया? सिचुएशन समझ में आ गई? फादर इज अबाउट टू डाई, फ्रेंड एक ट्रस्ट बनाया, फ्रेंड को ट्रस्टी बनाया और बोला मेरा बच्चा 21 साल का हो जाए तब तक प्रॉपर्टी की देख रेख आप करना, फिर उसको जब वो 21 साल का हो जाए तब सारी प्रॉपर्टी मेरी उसको हैंड ओवर कर देना, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट किस किस के बीच में था? सर फादर के बीच में और फ्रेंड के बीच, उनके फ्रेंड के बीच में, ये ट्रस्ट वाला अरेंजमेंट, ठीक है। तो सर ये जो अरेंजमेंट है, अब बच्चा 21 साल का हो गया, लेकिन ये जो फ्रेंड है फादर का, इसकी नीयत बिगड़ गई, ये है ना उसको हैंड ओवर ही नहीं कर रहा है चीजें। तो जब हैंड ओवर कर नहीं रहा है, सन हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस ट्रस्ट अरेंजमेंट can go and enforce this contract into the court of law, although he is not a party to this contract, but this arrangement can be enforced by him into the court of law। बोलेगा 21 साल का हो गया हूं और ये मेरे को हैंड ओवर कर नहीं रहे हैं, इसलिए कृपया मुझे मेरे फादर की प्रॉपर्टी दिलाई जाए। क्या तुमको ये पहली सिचुएशन आ गई, समझ में आ गई, जहां पर ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी टू दिस अरेंजमेंट बट ही एज अ बेनिफिशियरी कैन गो एंड एनफोर्स दिस इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ? क्या बाकी सबको समझ में आ गई अपार्ट फ्रॉम झील, अदर देन झील? है ना, इजी है ना? चलिए झील बोल भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर, अगर सपोज कोई और पार्टी है, उसने वो सन को मार दिया और फिर वो ऐसा अज्यूम कर रहा है कि मैं वो फादर का बेटा था, और उसने अगर वो प्रॉपर्टीज मांगने की ट्राई की, तो फिर क्या करेगा वो फ्रेंड? मतलब मेरे मम्मी पापा इतनी भी ज्यादा हिंदी फिल्में नहीं देखते थे जितना तू घुस गई है इसमें, ठीक है। मतलब सन को मार दिया और खुद ने अज्यूम कर दिया तो ये क्रिमिनल केस हो जाएगा झील। हम सिविल लॉ पढ़ रहे हैं, हम क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ रहे हैं। हमको है ना किसी को जेल से नहीं छुड़ाना है, हमको बस कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाने हैं या कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कैसे करना है, हमको वो समझना है, ठीक है। सो योर क्वेश्चन इज बेसिकली ऑफ द लीग ऑफ लॉयर्स, नॉट ऑफ द लीग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है।
तो हम लोग उधर ध्यान नहीं देंगे। और कोई सवाल किसी ने? मैं मतलब तू है ना, यू आर बीइंग डिपिक्टेड एज द रॉन्ग सन, मतलब ये भी तूने एकदम जैसे मैंने मूवी की सिचुएशन ली तूने उसके ऊपर एक और मूवी की सिचुएशन डाल दी। ठीक है, ऐसा होता नहीं है रे। चलो, और होता भी तो भी हमें चार्टेड अकाउंटेंसी में पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या तुमको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया? यस सर, आइए पढ़ते हैं और केस का नाम भी समझते हैं। शिरीन जॉन आ गई क्या? Yes, sir. ठीक है, पढ़ ले बेटा इसको। Beneficiary of a trust or other interest in specific immovable property can enforce it even if he is not a party named in the trust deed. देखो क्या लिखा है, बेनिफिशियरी जो है ना ऑफ अ ट्रस्ट और अदर इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो लोगों के बीच में अरेंजमेंट हो रहा है, लेकिन वो कोई तीसरा आदमी भी एनफोर्स करा सकता है जिसकी फेवर की बात की जा रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में। ठीक है, वो उसे एनफोर्स करा सकता है इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी नेम्ड इन द ट्रस्ट डीड। इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी नेम्ड इन द ट्रस्ट डीड, बट वो बेनिफिशियरी है जिसके लिए वो ट्रस्ट डीड क्रिएट की जा रही है। ठीक है, आइए, ए एग्रीज टू ट्रांसफर सर्टेन प्रॉपर्टीज टू बी हेल्ड बाय टी इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ बी। बी कैन एनफोर्स दी, मतलब अरेंजमेंट ए और टी के बीच में हो रहा है, बट बी भी इस अरेंजमेंट को एनफोर्स करा सकता है क्योंकि वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी वही है, इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट। केस का नाम है एम के रापाई वर्सेस जॉन। ठीक है, फिर शिरीन जॉन ही पढ़ रही है हमारी, तो एम के रापाई वर्सेस जॉन। आ जाइए सेकंड पॉइंट देखते हैं, मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन एंड अदर फैमिली अरेंजमेंट्स। मतलब मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन एंड अदर फैमिली अरेंजमेंट्स। ठीक है, एंड सच एग्रीमेंट इज रिड्यूस्ड टू राइटिंग। जरूरी बात क्या है, जो भी आपका फैमिली अरेंजमेंट या मैरिज सेटलमेंट की बात हुई है आपने उसको राइटिंग में लिखा है, तो फिर ये जो बंदा पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था वो भी उसे एनफोर्स करा सकता है, प्रोवाइडेड उसके बारे में बात की जा रही है। आइए इसको पहले समझाता हूं मैं आपको, जैसे फैमिली अरेंजमेंट से समझाता हूं इस चीज को। केस का नाम है शुप्पू अम्माल वर्सेस सुब्रमण्यम। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था सर, एक है ना जॉइंट प्रॉपर्टी थी। जॉइंट प्रॉपर्टी थी, मतलब मिस्टर एक्स और वाई की जो फादर से इनहेरिट कर रहे थे, और इनकी मदर अभी तक जिंदा थी, फादर साहब की डेथ हो गई। ठीक है, तो जॉइंट प्रॉपर्टी इन दोनों के पास में आई। तो अब इन्होंने सोचा यार देखो, जॉइंट प्रॉपर्टी में एक्चुअल में देखा जाए तो मदर का भी हिस्सा होता है, तो इन्होंने एक अरेंजमेंट किया, एक्स और वाई ने आपस में क्या अरेंजमेंट किया कि इतनी प्रॉपर्टी मैं रख लेता हूँ, इतनी प्रॉपर्टी तू रख ले, और मदर के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दोनों हर महीने 2-2 हजार रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया करेंगे, 2,500 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया करेंगे, तो 5,000 रुपीज में उनका खर्चा पानी चल जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर ये क्या है, पार्टीशन अरेंजमेंट किया इन लोगों ने आपस में और इसको राइटिंग में रिड्यूस किया, राइटिंग में लिखा इस पार्टीशन अरेंजमेंट को कि सर ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी में से मैं अपना हिस्सा ले लेता हूं, तू अपना हिस्सा ले ले, और मदर के लिए क्या करते हैं, हम दोनों कंट्रीब्यूशन दे दिया करेंगे। ठीक है, एग्रीमेंट किस किस के बीच में हो रहा है, एक्स और वाई दोनों सन्स के बीच में हो रहा है। सर मदर तो इस एग्रीमेंट में कहीं भी पार्टी नहीं है। ठीक है, अब सडनली क्या हुआ, 2-4 महीने बाद एक सन ने कंट्रीब्यूशन देना बंद कर दिया। ठीक है, तो मदर ने उस पे केस ठोका। मदर ने केस ठोका तो कोर्ट में ये बात आई, क्या आप कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हो, ये तो एक्स और वाई के बीच में है। ठीक है, आप तो पार्टी नहीं हो इस कॉन्ट्रैक्ट में। बोला करा सकती हैं, बिकॉज फैमिली अरेंजमेंट्स या फिर पार्टीशंस या फिर ये मैरिज सेटलमेंट एग्रीमेंट्स जो होते हैं, यदि उन्हें राइटिंग में रिड्यूस किया गया है तो जिनकी बेनिफिट की बात हो रही है वो भी उसे एनफोर्स करा सकते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या ये एक एग्जाम्पल समझ में आया आपको? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। ईशा शेट्टी, देव पासारी, पुलकित, दिया, नो सर। खन्ना कैंड भानमी, वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो रे? खन्ना कैंड भानमी, ठीक है, वीडियो ऑन रखा करो। चलिए, तो अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो ये है, देखो इसको पार्टीशन को या फैमिली अरेंजमेंट, ये तो फैमिली अरेंजमेंट का एग्जाम्पल या पार्टीशन कुछ भी बोल लो, ऐसा ही एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं समझने के लिए।
देखो ये तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड फादर है, परदादाजी जिसे बोलते हो ना, वो ग्रेट ग्रैंड फादर के दो सन थे, ठीक है, सन 1 सन 2, तो ये ग्रैंडफादर्स हो गए, ठीक है। फिर इनकी इनकी क्या कहते हैं वो फैमिली चेन चली, इनके 4 सन हुए, 1 2 3 4, और इनके भी 4 सन हुए, 1 2 3 4, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि सर ग्रेट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी जो थी, जो वो इन दोनों भाइयों ने आपस में कोई अरेंजमेंट से डिवाइड कर लिया आपस में। इनके हिस्से के में जो प्रॉपर्टी आएगी वो इनके सन्स को फर्दर मिलेगी, इनके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आएगी वो इनके सन्स को फर्दर मिलेगी। अभी क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो ऑल्दो दीज पर्सन्स आर नॉट, ये जो नीचे वाले सन्स हैं, these are not a party to this family arrangement, but anybody of them can enforce this contract into the court of law। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों व्यक्तियों के बीच में बना है, बट इनमें से कोई भी भले ही पार्टी नहीं है, वो फैमिली अरेंजमेंट इफ इट इज रिड्यूस्ड इन राइटिंग ही कैन एनफोर्स इट इनटू, एनीबडी ऑफ देम कैन एनफोर्स इट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। इजी है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। मैरिज सेटलमेंट का एग्जाम्पल देखो, मैरिज सेटलमेंट में देखो ये थोड़ा सा वेird से एग्जाम्पल लगेगा, पर कई बार होता है कि जैसे फादर ऑफ सन और फादर ऑफ डॉटर, ठीक है, लड़का और लड़की इनकी शादी होने वाली है, तो इनके फादर्स के बीच में अरेंजमेंट हुआ। क्या अरेंजमेंट हुआ कि साहब फादर के डॉटर के फादर ने एक शंका जाहिर की कि यदि आपका लड़का मेरी लड़की को बाद शादी के बाद छोड़ के भाग गया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसने कहा डरते क्यों, एक काम करते हैं, यदि गलती से ऐसी नौबत आ गई तो आपको, आपकी डॉटर मतलब आपको हम लोग 5 करोड़ रुपए देंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और हुआ वही जिसका डर था। क्या यहाँ पर सन या फिर डॉटर जो है इस फैमिली, इस मैरिज सेटलमेंट एग्रीमेंट के में पार्टी है क्या? नहीं, बट शी कैन एनफोर्स दिस इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ प्रोवाइडेड it is reduced it is number 1 marriage settlement agreement plus it is reduced in writing में साइन किए हैं लोगों ने, तो सर भले ही शी वॉज नॉट अ पार्टी शी कैन एनफोर्स दिस इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो सर मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन एंड अदर फैमिली अरेंजमेंट्स सच एग्रीमेंट्स रिड्यूस टू राइटिंग। तो यदि राइटिंग में नहीं लेके आए हो तो आप थर्ड पार्टी जो उस पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यू कैन नॉट एनफोर्स इट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। केस का नाम है शुक्कू अम्माल वर्सेस सुब्रमण्यम। मिस जॉन प्लीज इसको पढ़ लीजिए। Two brothers on partition of joint properties agreed to invest in equal shares a certain sum of money for the maintenance of their mother, held she was entitled to require her sons to make the investment. भले ही मदर, देखो पार्टीशन या फैमिली अरेंजमेंट का टॉपिक है ये, तो भले ही मदर वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ द सन्स, एक सन पीछे हट गया कि नहीं बाद में मैं तो नहीं दूंगा, तो माता जी ने उस पर केस ठोक दिया, और वो बिल्कुल वैलिडली ठोक सकती थी क्योंकि भले ही शी वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो सेकंड एक्सेप्शन कर लिया towards doctrine of privity of contract। first exception creation of trust or charge, second exception marriage settlement, partition and other family arrangements provided they are reduced in writing। third acknowledgement of liability or by past performance thereof। शिरीन इसको पहले पढ़े एक बार। X receives money from Y for paying it to Z. Z. X admits the receipt of that amount to Z. Z can recover the amount from X even though the money is due from Y. देखो X receives money from Y for paying it to Z। X से Y ने कुछ पैसा रिसीव किया अंडर अ सर्टेन अरेंजमेंट फॉर पेइंग इट टू Z, ठीक है। क्या Z अभी तक इस कॉन्ट्रैक्ट जो अरेंजमेंट जो X और Y के बीच में हो रहा है, क्या ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट? नो, ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये इसको अभी अभी और आगे मैंने कुछ नहीं बोला है, X ने Y को पैसा दिया। देखो सिचुएशन क्या है, X ने अपना मकान Y को बेचा, ठीक है, मिला कितना था 10 करोड़ रुपए। X को 1 करोड़ रुपए Z को चुकाने थे, तो X ने Y को बोला या तो एक काम करना 9 करोड़ रुपए मेरे को चुका दे और 1 करोड़ रुपए तो डायरेक्टली Z को दे दे ताकि मेरे को उसको वैसे ही देने।
तो ठीक है साहब, वाई ने बोल दिया कि मैं 9 करोड़ आपको दे देता हूँ, 1 करोड़ इनको दे दूंगा, ठीक है। अभी तक जेड इज थर्ड पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये इसे एनफोर्स करा सकता है? सर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीच में आ जाएगा, ये इसे एनफोर्स नहीं करा पाएगा। लेकिन लेकिन अब देखना चेंज आ जाएगा, यदि वाई ने जेड को एक्नॉलेज कर दिया है, यदि वाई ने जेड को एक्नॉलेज कर दिया है कि तेरे बिहाफ पे मैं 1 करोड़ रुपया मेरे को तेरे को देना है, तो अब जेड इस अरेंजमेंट को एनफोर्स करा सकता है। दोनों सिचुएशंस में फर्क समझ में आया? पहले नहीं करा पाएगा, बाद में जब उसने एक्नॉलेज कर दिया तो अब डेफिनेटली करा सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वो एनफोर्स करा सकता है, ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब तक वाई ने एक्नॉलेज नहीं किया था जेड को, ये कुछ भी कर ले इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता था, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में इसके लिए लिखा था कि 1 करोड़ रुपया देना है, ही कैन नॉट एनफोर्स इट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। बट एज सून एज वाई ने जेड को एक्नॉलेज कर दिया कि तेरा पैसा 1 करोड़ रुपया अंडर दैट अरेंजमेंट मेरे पास में पड़ा हुआ है, अब जेड इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, बस ये पॉइंट इतना ही है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो शिरीन, पढ़ना इसको। Where a benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract subject to all equities between the original parties to the contract. असाइनी ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी, देखो ये लाइव केस है, ऐसा बहुत बार हुआ है। मान लो एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने LIC का नाम की कंपनी से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी से एक पॉलिसी खरीदी। क्या पॉलिसी थी? ये हर साल 10 लाख रुपए का प्रीमियम चुकाते थे और इन्होंने 10 करोड़ रुपए की एक पॉलिसी खरीदी कि यदि मैं पॉलिसी टेन्योर के दौरान मेरी मौत हो जाए तो मेरी वाइफ को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी यही होती है कि मैं मर जाऊं तो मेरे फैमिली में से इस बंदे को इतना पैसा देना। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में है? मिस्टर एक्स के बीच में और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बीच में है। ठीक है, ऐसी एक सिचुएशन सही में हो गई थी जहां पर मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। मिस्टर एक्स की जब डेथ हो गई तो LIC ने क्या किया, जो वाइफ थी, जो नॉमिनी थी, नॉमिनी कौन होता है? जिसका नाम डाला जाता है कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरे नॉमिनी को मेरे बिहाफ पे ये 10 करोड़ रुपए का पैसा दे दिया जाए। तो मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया था, LIC ने पैसा दिया ही नहीं नॉमिनी को, वाइफ को दिया ही नहीं। ठीक है, तो वाइफ पहुंच गई कोर्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए। तो LIC ने वहां पर स्टैंड लिया कि कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और मिस्टर एक्स के बीच में हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और मिस्टर एक्स के बीच में हुआ था, तो वाइफ कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती हैं? एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो एनफोर्स करा ही नहीं सकती हैं। कोर्ट ने डिसाइड किया कि सर, शी इज द असाइनी और शी इज द असाइनी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड, the assignee can enforce the contract subject to all the equities between the original parties to the contract। का मतलब है जो भी उनके बीच में टर्म्स डिसाइड हुई थी उस हिसाब से वो कर सकता है। तो जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किसी को असाइन किया गया था, ऐसा LIC जैसा असाइनी ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी, वो जाके उसे कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है। ठीक है, तो वाइफ को अलाउ किया गया, वाइफ को पूरे 10 करोड़ रुपए की राशि दिलाई गई, LIC को, LIC जो है उसको, उसका ये फंडा माना नहीं गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो सर ये ध्यान रखना, असाइनी ऑफ एन असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में असाइनी ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन गो एंड एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एन एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एन एजेंट। सर प्रिंसिपल एजेंट सुना है ना आपने, कौन होते हैं प्रिंसिपल एजेंट? मान लो शिरीन जॉन बहुत ही, जिसे कहते हैं ना धन्ना सेठ, धन्नी सेठ है, सेठानी है, इसके क्या है, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, बैंगलोर में, सब जगह फ्लैट्स हैं। ठीक है, हर जगह रियल एस्टेट खरीदती रहती, तो हर जगह जाके खुद तो मैनेज नहीं कर सकती। तो बैंगलोर में इसने क्या किया, इसको अपना फ्लैट बेचना था,
तो बैंगलोर में जाके इसने क्या किया, बैंगलोर में रहने वाले मिस्टर एक्स को, शिरीन जॉन ने बैंगलोर में रहने वाले मिस्टर एक्स के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जहां पर ये प्रिंसिपल बन गई, इन्हें अपना एजेंट जैसे अपॉइंट कर दिया कि आपको पावर्स है 5 करोड़ रुपए तक मेरा ये फ्लैट बिके तो बेच देना, ठीक है। तो इन्होंने एजेंट बनाया। तो जब सर देखो, एजेंट किसी किसी के साथ में, जो एजेंट होता है, एजेंट ने मान लो झील के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया। क्या एग्रीमेंट बनाया? 5 करोड़ रुपए आप मेरे को दीजिए और ये फ्लैट लीजिए, मतलब सेलिंग का, उस फ्लैट को सेल करने का एग्रीमेंट बनाया। तो सर एजेंट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? सर प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर क्या प्रिंसिपल जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता? यदि एजेंट ने झील के नाम में फ्लैट कर दिया और झील पूरे रुपए दे नहीं रही है, तो क्या प्रिंसिपल जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता? बिल्कुल करा सकता है, बिकॉज एजेंट इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है, एजेंट ने जो भी काम किए हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ में, ये जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। और अदरवाइज भी पॉसिबल है कि सर, अदरवाइज कैसे पॉसिबल है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में भी हुआ था, थर्ड पार्टी भी जाके इसे एनफोर्स करा सकती है अगेंस्ट द प्रिंसिपल। करा सकती है या नहीं करा सकती कि फ्लैट के पेपर्स में गड़बड़ी थी, इन्होंने मेरे साथ में धोखा किया, तो वो भी भले एजेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना रही है थर्ड पार्टी, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में भी तो रिलेशनशिप है, तो थर्ड पार्टी जाके यहाँ पर भी एनफोर्स करा सकती है, प्रिंसिपल के ऊपर भी केस ठोक सकती है, ऑल्दो मिस्टर एक्स इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। दोनों वाइस वर्सा भी होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। बात समझ में आ गई? एवरीवन, पुलकित, दिया, शिरिन, मंशा, खनक, Yes, अरे मंशा शर्मा, समझ में आ रहा है तेरे को या हाँ सर। बस हाँ यूं ही बैठी रहती है आजकल हाँ क्लास में? हाँ सर, समझा। समझा, ठीक है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट्स entered through an agent where the agent is acted within his capacity and in the name of his principal, वो कॉन्ट्रैक्ट को बाकायदा एनफोर्स करा सकता है। एजेंट वैसे ही काम करता है यार, ठीक है। नेक्स्ट, कोविनेंट्स रनिंग विद द लैंड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। श्रीन जॉन, इसको पढ़ना एक बार। In cases of transfer of immovable property, the purchaser of land who has noticed that the owner of the land is bound by certain conditions or covenants created by an agreement affecting the land shall be bound by such conditions even though he is not a party to the original agreement containing those conditions or covenants. देखो, अब एक बार हमारे पुलकित ने एक अक्सा बीच है, अक्सा बीच, ये यहाँ पर पानी चल रहा है, ठीक है। पुलकित ने एक होटल खोला है यहाँ पर, रेस्टोरेंट कम होटल खोला, ठीक है, इसके साथ में। और इस अक्सा बीच में का थोड़े एरिया को इसने बृहन मुंबई महानगर पालिका के साथ में पुलकित ने एक एग्रीमेंट बनाया, बीएमसी, बीएमबी, बीएमसी कुछ भी बोल लो तुम, बृहन मुंबई महानगर कॉर्पोरेशन, बीएमसी के साथ में इसने एक एग्रीमेंट बनाया कि ये इस पर्टिकुलर एरिया को 99 इयर्स की लीज पे लेता है, होटल के नाम पे, ठीक है। होटल के नाम पे पुलकित ही मालिक था होटल का, तो इसने एग्रीमेंट साइन किया कि होटल के साथ में ये जो लगती हुई बीच की जगह है, इसको मैं 99 इयर्स की लीज पे लेता हूँ, पार्टी करने के लिए, थोड़ी बहुत बोटिंग कराने के लिए, सी साइड पार्टी करने के लिए, इस तरीके से। अब ये होटल के नाम पे बीएमसी के साथ में एग्रीमेंट हुआ पुलकित का, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये होटल पुलकित ने देव को बेच दिया, ठीक है। तो इस होटल के साथ में देखो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, पुलकित और बीएमसी के बीच में हुआ था, किस चीज को लेके, उस ये जो बीच वाली जगह थी इसका 99 इयर्स के लीज के लिए, ठीक है सर। तो अब होटल जैसे ही बिक रहा है, ठीक है, उसके साथ में, होटल के साथ में ये वाला एग्रीमेंट भी तो अटैच्ड है भैया। तो अब यदि बीएमसी प्रॉब्लम करता है देव को कि नहीं ये तो हमने पुलकित को के साथ में होटल के लिए बेचा था, तुमको नहीं देंगे, अरे होटल ही तो बिका है, उसके साथ में
कोविनेंट्स रनिंग विद द लैंड, मैंने ये चीज खरीदी है तो ये चीज भी मेरे साथ में ऑब्वियसली आएगी, ठीक है। तो ये जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, कल को बीएमसी उसको प्रॉब्लम कर रहा है तो। सो कोविनेंट्स रनिंग विद द लैंड। अच्छा एक बात बताओ, ये तो एक बहुत ही वियर्ड सा एग्जांपल हो गया, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग फ्लैट खरीदते हो मान लो 1 करोड़ रुपए का, आजकल 1 करोड़ में मिलता है नहीं मुझे नहीं पता, पर उसके साथ में तुम लोग पार्किंग भी खरीदते हो कार की या नहीं खरीदते हो? डू यू परचेज द कार पार्किंग 5 लाख रुपए सेपरेटली देके या 10 लाख रुपए सेपरेटली देके? वो कार पार्किंग उस फ्लैट नंबर 312 के लिए है तो उसी के लिए है या नहीं है, बताओ मेरे को, है ना? तो जिसने भी वो फ्लैट खरीदा क्या उसका इस पार्किंग पे अधिकार होगा या नहीं होगा, बताओ मेरे को, ठीक है। सो कोविनेंट्स रनिंग विद द लैंड का मतलब समझ में आ गया तुमको? तो भले ही फ्लैट ओनर मिस्टर एक्स ने वो पार्किंग 312 नंबर फ्लैट के लिए के साथ में खरीदी थी उस हाउसिंग सोसाइटी से, ठीक है। अब मिस्टर वाई ने उस फ्लैट को खरीद लिया तो सर उनको भी तो उस पार्किंग पे हक जताने को राइट मिलेगा, ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर भी उस पार्किंग के लिए एग्रीमेंट को एनफोर्स करा सकते हैं, कोविनेंट्स रनिंग विद द लैंड। अब समझ में आया? इजी है ना? दिया शेट्टी, बान्नवी, मंशा। सर उसको सेपरेटली पे नहीं करना पड़ेगा पार्किंग देखो स्पेस ये के लिए। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि यदि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया ना कि है ना कोई नए ओनर को आप बेचते हो तो हम उससे 10%, 20%, 30% चार्जेस एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, तो इन लोग होशियार होगा तो हाउसिंग सोसाइटी भी ऐसे क्लॉजेस डालेगी। लेकिन यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो फ्लैट नंबर 312 के लिए पार्किंग खरीदी गई है, सो इट्स अ कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। मैंने फ्लैट नंबर 312 खरीदा तो फिर वो पार्किंग की जगह भी तो, बिकॉज इट इज अ कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। आया समझ में? इस होटल लीज वाले एग्जाम्पल से और फ्लैट कार पार्किंग वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। चलिए इजी है। कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारे काम के हैं, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, ये सब लाइव एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे ये हो गया मैरिज सेटलमेंट, फैमिली पार्टीशन वाले, ये जो पार्टीशन और फैमिली अरेंजमेंट वाले हैं ना, उसमें पॉइंट इतना काम आता है क्योंकि दो दादाजी के बीच में बना हुआ, अब यार बाकी लोग कोई बैठे थोड़ी रहेंगे, वो भी तो उसी को जाके एनफोर्स कराएंगे कि इसमें हमारा हक लगता है भाई, हमारा हक लगता है फैमिली अरेंजमेंट पार्टीशन में। सो दीज आर दी 6 एक्सेप्शंस। इस पे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बन जाता है, एक्सप्लेन वेरियस सिचुएशंस which are exceptions to doctrine of privity of contract। पहले सब पूछेंगे एक्सप्लेन करो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन या फिर पूछेंगे स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, एक्सप्लेन ऑल्सो एक्सप्लेन दी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। तो सर आपको ये इसी तरीके से अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देते हुए समझाना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक पॉइंट। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक चालू करने वाला हूं ना, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, बहुत धांसू टॉपिक है। मैंने कहा ये केवल 7 पेज का, ये ऊपर देखो, दिस चैप्टर इज मियरली ऑफ 7 पेजेस, बट इसमें से इन 7 पेजेस में से ऑलमोस्ट 90% टाइम्स, कोई 10% टाइम नहीं आया होगा, बाकी ऑलमोस्ट 90% टाइम्स कंसिडरेशन के चैप्टर में से क्वेश्चन आया ही आया है। इसलिए इस चैप्टर को तो छोड़ने की गलती ही मत करना, छोड़ना कुछ भी नहीं है बेटा, ध्यान रखना। चलिए जी, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन का मतलब चालू करने से पहले सेम लिंक पे एक बार रिज्वाइन कर लो ताकि उस टॉपिक का अलग वीडियो बन जाए। सेम लिंक पे प्लीज रिज्वाइन वंस अगेन।